Hello students, so let's start today's lecture. Today we will start with a new topic, that is demand analysis. Demand chapter covers approximately 30 marks in the examination, and the complete chapter is divided into two parts, that is 3A and 3B. Okay, so first we will go through with the 3A. So demand, इस चार्ट को देखते रहिए बस, मल्टीपल हार्डली 2 चार्ट्स में दोनों टॉपिक कंप्लीट है हमारे. बिफोर गोइंग अहेड विद द डिमांड एनालिसिस एंड द डिमांड, हमने जैसे एक यूटिलिटी टॉपिक को जब कंप्लीट किया था तब हमने उसमें देखा था कि यूटिलिटी अपन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से देख रहे थे. इसी तरह यहाँ पास भी डिमांड जो वर्ड है वो आपकी जो रेगुलर डिमांड है, डे टू डे बेसिस में जो आप डिमांड करते हो वो डिमांड नहीं है. यहाँ जो हम पढ़ेंगे, जो आप डिमांड कर रहे हो अपने आप पेरेंट्स से डिमांड करते हो, जो रेगुलरली आप डिमांड करते हो कि हमारा लेक्चर का टाइम ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो भी डिमांड है. आप नोट्स की डिमांड करते हो, वो भी एक डिमांड है. दिस ऑल आर द डिमांड वी कैन अंडरस्टैंड. आप पेरेंट्स से बोलते हो हमको टू व्हीलर चाहिए, हमको बाहर घूमने जाना है, हमको ये चाहिए वो चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग इज डिमांड, बट इट इज इन जनरल टर्म. ओके, बट इन इकोनॉमिक्स इसी डिमांड को थोड़ा सा और डिमांड को क्या बोले, आपके अंदर की डिजायर, जो आपके अंदर की चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उसी को तो क्या बोलेंगे अपन, डिजायर एंड डिमांड. ओके, आपको तो बहुत कुछ चाहिए इस दुनिया में, लेकिन सब आपकी चाहते पूरी नहीं हो सकती, एज, अमाउंट, पैसे, सब चीज को ध्यान में रखते हुए. सो डिमांड मीन्स डिजायर, एंड डिजायर मीन्स व्हाट, अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर. डिजायर क्या है, एक चाहत है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, और हर नीड की आपको फुलफिल नहीं हो सकती है ये इन रियल टर्म्स जो आप डे टू डे बेसिस में कर रहे हो. ओके, सो दिस इज डिमांड, उसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर, जो आपकी चाहते हैं वही डिमांड है, बट इट इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. अब ये क्या होता है, एक शॉर्ट सा एग्जांपल लेते हैं जो कंटिन्यूसली अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है. डिमांड क्या है, और अभी अपन एक्चुअल इन इकोनॉमिक्स टर्म्स में डिमांड क्या है वो समझ में आ जाएगा. हर किसी को यहाँ टू व्हीलर चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए. अपने मॉम डैड से वो झगड़ा करते रहते हैं कि हमको भी टू व्हीलर जल्दी से दिलवा दीजिए. ओके, सो ये आपकी डिजायर है कि आपको टू व्हीलर चाहिए. बट कुछ पेरेंट्स में क्या रहता है, उन बहुत से पेरेंट्स के पास एबिलिटी टू पे भी रहता है, दैट इज परचेसिंग पावर. वो बोल रहे हैं कि 1 लाख की टू व्हीलर आएगी, हम नहीं खरीद सकते, हम इतना तुम्हारे टू व्हीलर के लिए अभी इतना अमाउंट हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. सो उनके पास एबिलिटी है. बहुत से पेरेंट्स के पास या तो पैसा है लेकिन आपको देना नहीं चाहते वो टू व्हीलर, और बहुत से पेरेंट्स के पास नहीं है, पैसे ही नहीं है. तो यहाँ दो कंडीशन आ जाती है. डिजायर तो आप तो कुछ भी मांग लो, लेकिन यहाँ पास टू कंडीशन आती है, या तो एबिलिटी टू पे रहेगा या तो नहीं रहेगा. सो एंड थर्ड आता है विलिंगनेस टू पे. एबिलिटी टू पे है कुछ लोगों का, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या है, बोलते हैं तुम बर्बाद हो जाओगे, घूमो फिरोगे, पूरे नालायक टाइप के इधर उधर जाओगे, इसलिए हम, उनका विलिंगनेस नहीं है. एबिलिटी टू पे है, परचेसिंग पावर है, पैसे हैं उनके पास, लेकिन उनकी विलिंगनेस नहीं है. सेम केस होता है आईफोन का. आपके पास डिजायर है, पेरेंट्स के पास एबिलिटी टू पे भी है, बट उनकी विलिंगनेस नहीं है, इतना एक्सपेंसिव फोन आपको नहीं दिलाना है. एक बहुत ही गरीब बच्चा है, उसकी डिजायर तो बहुत सारी है, ना तो उनके पेरेंट्स के पास या उसके पास एबिलिटी टू पे है, ना तो विलिंगनेस टू पे है. तो ये डिजायर इन इकोनॉमिक्स कैसे कंप्लीट होता है, डिजायर मिल के क्या बनता है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे. जब ये तीन चीज कंबाइन होती है तब जाके एक डिमांड इन इकोनॉमिक्स टर्म्स में क्रिएट होती है. अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कि डिमांड एक्चुअली यहाँ इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ से नहीं देखा जा रहा है, यहाँ कंपनी के पॉइंट ऑफ से देखा जा रहा है, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ से देखा जा रहा है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से देखा जा रहा है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ से देखा जा रहा है. तो आप अपनी डिमांड को अब छोड़ दीजिए. अब हम कहां जाते हैं, इकोनॉमिक्स में. अब ये इस तरह इसलिए बोला गया है, हमने अभी देखा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ से जो डिमांड है वो क्या होती है, जो आप डिमांड कर रहे हो वही डिमांड है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है. बट इन इकोनॉमिक्स, इन इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, डिमांड एनालिसिस इज अ प्रोसेस. जैसे चैप्टर का नाम है क्या, डिमांड एनालिसिस. डिमांड की एनालिसिस करना, किसी भी चीज की एनालिसिस करना. तो यहाँ किसी भी चीज की क्या है, यहाँ पर एनालिसिस किसकी चल रही है, डिमांड की चल रही है. डिमांड का इन डिटेल एनालिसिस करने को ही अपन यहाँ डिमांड एनालिसिस. अब डिमांड एनालिसिस के अंदर क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या चेक किया जाता है.
ओके। एक इंसान के अंदर की अच्छी क्वालिटीज देखने के लिए क्या क्या देखोगे, उसके स्पोर्ट्स देखोगे, उसके बिहेवियर देखोगे, टॉकिंग लैंग्वेज देखोगे, बहुत सारी चीज़ें देखोगे आप उसकी पर्सनालिटी, चलने का, बैठने का, लोगों से, सीनियर से बात करने का, बच्चों से बात करने का। तो एक पर्सन की जब एनालिसिस आप करते हो, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हो, इसी तरह डिमांड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर डिमांड। यहाँ पर क्या है, इट इज सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रोसेस है किस चीज के लिए, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स डिमांड। कस्टमर क्या डिमांड करता है। अब डिमांड करने के लिए भी कस्टमर को हर चीज क्या चाहिए, एक कम प्राइस में चाहिए। हर जगह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज प्राइस से कोरिलेट करके बताऊं। ओके। सो कस्टमर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द टारगेट मार्केट, एक पर्टिकुलर मार्केट में। अब ये आपको यहीं पास से समझ में आ गया, यहां पास वर्ड लिखा है इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां पर क्या हो जाता है कि वहां पर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ से देखा जाएगा, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखा जाएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ से देखा जाएगा। ओके, आपके पॉइंट ऑफ से नहीं देखा जाएगा। लेकिन वो देखते वक्त जो कंपनी का मैन्युफैक्चरर या कि जो उस इंडस्ट्रीज का ओनर है जिसने इस काम को लिया है, और वो चेक कर रहा है। जैसे जियो, जियो का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जियो ने जब मार्केट में लॉन्च किया तो ऐसा लगा, क्या अंबानी जी ने फोन लगाया रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क से या कि एयरटेल के और बीएसएनएल से, बोले मजा नहीं आया, हर जगह नंबर पोर्ट करके देख लिया, मजा नहीं आया बात करने में, कॉल ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसा सोचा क्या, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने देखा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इंटरनेट है। उन्होंने इंटरनेट में फोकस किया, कॉलिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं। कॉलिंग में पैसा दो ना दो, ये कॉलिंग का सीन ही नहीं है यहाँ पास मेन पर्पस क्या था उनका, इंटरनेट प्रोवाइड करना। जो कि किस रेट में प्रोवाइड किया, पहले तो इनिशियली फ्री। कस्टमर का माइंडसेट देखा कि यदि हमने चार्जेबल रखा, पहले लोगों की, पब्लिक की उन्होंने हैबिट खराब कर दी, इतना ज्यादा कंजम्पशन इंटरनेट का इंक्रीज करके उनके डे टू डे लाइफ में। इसी कारण से मोबाइल का डिमांड इंक्रीज हुआ। तो वो क्या देख रहे थे, उन्होंने पहले हैबिट खराब की, पहले फ्री में लिया, फिर उसके बाद बहुत माइनर चार्ज किया, फिर उसके बाद ओवर द पीरियड वो धीरे धीरे क्या करना लगे, उसका अमाउंट और प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट दे हैव सीन कि इंटरनेट इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। किस प्राइस रेंज में किस कस्टमर को उन्होंने देखा कि 100% कस्टमर हमारा, जितनी भी पब्लिक है सभी हमारी कस्टमर है। ये ऐसी इंडस्ट्री है, बिकॉज देखो समझने की कोशिश करो, कार कार कौन बाय करता है, जिनके बेसिक यूटिलिटी और नेसेसरी चीजें जो हैं वो फुलफिल हो गई हैं डे टू डे लाइफ की, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है उसके बाद वो कार परचेस करते हैं, या कि जिनके पास बहुत ज्यादा फंड्स आता है। लेकिन मोबाइल एक इतना, मोबाइल का नेटवर्क इतना बेसिक चीज है, आपका मोबाइल एक्सपेंसिव हो या सस्ता हो, उन्होंने मार्केट का एनालिसिस किया। ओके, आफ्टर दैट दे एंटर्ड इनटू द मार्केट। ओके, उन्होंने बस, आपकी डिमांड तो क्या है, आप तो चाहते हो अलेक्सा, अलेक्सा ऑन द लाइट, अलेक्सा ऑफ द फैन, अलेक्सा ऑन द एसी, आप तो कुछ भी चाहते हो, आप तो, आपके अंदर की चाहतों की कमी नहीं है। योर डिजायर इज समथिंग अनलिमिटेड, बट क्या वो फुलफिल होने वाली है, किस रेट में, क्या आपकी एलिजिबल हो। देखो एज अ आप हो, मैं हूं, हर कोई आज के डेट में मोबाइल के, इंटरनेट और डेटा के बिना अधूरा है। तो वो उन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर का डिमांड उन्होंने देखा, और ये भी देखा कि पेइंग क्राउड कितना अमाउंट पे कर सकता है, क्राउड कितना अमाउंट पे कर सकती है पब्लिक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इन द टारगेट मार्केट। वो पहले, सबसे पहले, जैसे अब मैं, टारगेट मार्केट वर्ड आया है तो देखो आईफोन ने बिलो मिडिल क्लास लोगों को टारगेट नहीं किया, उन्होंने बिजनेसमैन या कि जिनको सिक्योरिटी या कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड, जो जिसमें ज्यादा कंसर्न रहती थी पब्लिक, उनको टारगेट किया पहले में, और एक प्रेस्टिजियस गुड्स बनाई उसने। उन्होंने बिलो मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास लोगों के लिए ये आईफोन ने डिजाइन, इसी तरह बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब जो एक्सपेंसिव गुड्स हैं, इन्होंने एक कस्टमर टारगेट सेगमेंट को टारगेट किया, उसके बाद गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। ओके, मारुति ने जब मैन्युफैक्चर किया, उन्होंने इंडिया के अंदर देखा कि यहां पास एकदम बजट कार निकालनी है, क्वालिटी कुछ भी हो चलेगा। समझ पा रहे हो, तो सब इंडस्ट्री ने, सभी इंडस्ट्री ने, अब मारुति ने ऐसा नहीं किया कि 50 लाख की कार लॉन्च की, उन्होंने टारगेट कौन से कस्टमर को किया है, समझ पा रहे हो क्या। सो दिस इज द डिफरेंस कि जब भी एक इंडस्ट्री देखती है कस्टमर को, मार्केट को, तो उसका मार्केट एनालिसिस करती है कि हमको किसको टारगेट करना है। और
उस कस्टमर की, जिस सेगमेंट को टारगेट किया, उस कस्टमर की डिमांड क्या है. Companies use these demand analysis technique to determine if they can successfully enter a market and generate a expected profit to expand their business operation. So before company सबसे पहले ये डिमांड एनालिसिस टेक्निक को यूज करते हुए, ये टेक्निक मतलब आप कुछ भी करो इन फ्यूचर, यदि आप कुछ एक नया आप सोचते हो सर्विस चालू करना चाहिए, लगता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैं गेमिंग प्लेटफॉर्म चालू करूंगा, बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे यहाँ, एक P2 P3 जो भी होता है, आप लोग गेम प्ले स्टेशन या प्ले जो भी आप लोग ओपन करने की सोच रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है आज उसकी. तो आपने वो स्टार्ट किया. तो आप भी क्या देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी जब बिजनेस पॉइंट ऑफ से देखते हो चीजों को, तो आप भी देखते हो कि कस्टमर डिमांड कस्टमर की क्या है. ओके. आपके मॉम डैड भी जो बिजनेस जो भी कर रहे हैं, वो हमेशा यही चेक करते हैं कि डिमांड किस चीज की है पहले. ओके. कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड में वो करते हो, पहले लोगों से डिस्कस करते हो, क्या ये प्रोडक्ट चलेगा, क्या मैं केक शॉप ओपन करूंगा तो चलेगा, क्या मैं यहाँ पास पार्लर या कि बुटीक ओपन करूंगा तो चलेगा, क्या इस एरिया में चलेगा, क्या समझ पा रहे हो. लोनावला में जाके आप बुटीक नहीं ओपन करोगे कहीं पास एकदम पहाड़ों के ऊपर. ओके. वैसे अच्छा आइडिया है, बट कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो सबसे पहले क्या करती है कंपनीज, क्या करती है डिमांड एनालिसिस. और जब ये तो आपके लोकल और नॉर्मल स्मॉल लेवल में हो गया, जब बड़ी बड़े लेवल में कंपनीज काम करती है, तब सबसे पहले बहुत बड़ी टीम बैठाती है डिमांड एनालिसिस करने के लिए. मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर है कि जो सिर्फ डिमांड एनालिसिस करते हैं, कंपनी उनको अपॉइंट करती है, हे डिमांड एनालिसिस कंपनी, हमारे यहाँ का इस पर्टिकुलर हम ये माउस लॉन्च करने की सोच रहे हैं, बताइए इसका डिमांड मार्केट में क्या रहेगा और किस प्राइस रेंज में पब्लिक खरीदना पसंद करेगी इसको. ओके. तो देखो क्या क्या आता है. तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है टू डिटरमाइन. यहां डिमांड एनालिसिस के अंदर क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स विलिंग टू बाय देयर प्रोडक्ट्स. किस टाइप के कस्टमर हमारे यहाँ के हमारे ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितने यूनिट में खरीदेंगे. जैसे हम मोबाइल फोन की लेके देखें, मोबाइल फोन कौन लोग खरीदेंगे, किस टाइप के कस्टमर रहेंगे, कितने यूनिट खरीदेंगे, सिंगल यूनिट खरीदेंगे, कितने प्राइस रेंज में खरीदेंगे. जैसे अपन ने देखा सैमसंग ने सडनली अपने प्राइस रेंज को एमआई और ओप्पो के रेंज में लेके आए. M30 M30s वगैरह लॉन्च करके 12 to 13 10 to 15,000 के रेंज में बहुत सारे लॉन्च किया मोबाइल. क्यों, उन्होंने क्या देखा, पब्लिक बाय कर रही है बट उनका प्राइस रेंज हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है. दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय बिजनेसमैन टू प्लान इट्स एडवर्टीजमेंट, मेकिंग स्ट्रेटजीज, मेकिंग द सेलिंग कॉस्ट एंड डिसाइडिंग इट्स प्राइस. ओके. सो डिमांड एनालिसिस इतना छोटा नहीं है, ये सब चीज के बारे में एनालिसिस करता है. एक बेसिक और चीज, अच्छा बताओ मारुति की कार सबसे ज्यादा क्यों सेल हो रही है, क्यों सेल होती है बताओ, एनीवन. इट्स एज सिंपल. सॉरी. ब्रांड वैल्यू एक मेन इंपॉर्टेंट है कुछ गुड्स का, या कि एमआई के प्रोडक्ट क्यों सेल हो रहे हैं, जब प्राइस क्या होती है डिक्रीज होती है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है. मेन कंसर्न, यू आर ऑल राइट, उसमें ब्रांड वैल्यू देखेंगे, एडवर्टीजमेंट देखेंगे, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें, फीचर्स वगैरह बहुत सारी चीजें देखेंगे, बट मेन क्राइटेरिया देखो ब्रांड वैल्यू, और ऐसा देखा जाए तो फिर ऑडी और मर्सिडीज की भी ज्यादा है. लेकिन मेन कंसर्न आप समझ रहे हो, इंडियन माइंडसेट भी हटा दो, लेकिन हर किसी का माइंडसेट पहले होता है एक नॉर्मली जो ज्यादा सेल जिस कैटेगरी के, जिस मार्केट के सेगमेंट के लोग परचेस कर रहे हैं उस कार को, वो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, प्राइस. और नॉट एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ रीसेलिंग दैट ओल्ड कार. ओके. इन द सेकंड हैंड मार्केट. सो प्राइस कम है इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा है. जैसे ही गुड्स की पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है. आप देख रहे हो पर्टिकुलर, यदि एक चीज को आप देखो, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में जो चीजें जाती हैं उनको बोलते हैं अपन डायरेक्ट रिलेशनशिप. जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये है हमारा कौन सा, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है. और ये कौन सा है हमारा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, या कि अपन इसको बोल सकते हैं क्या, इनवर्स रिलेशनशिप. ओके. ओवर द पीरियड आएगा. सो पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट की अपन, आपने जियो क्यों परचेस किया बताओ, क्योंकि उसका प्राइस कम था और उसके साथ बेनिफिट ज्यादा थे. जैसे ही प्राइस स्लैश कम होता है तो वैसे ही डिमांड क्या हो जाती है किसी भी चीज की, इंक्रीज हो जाती है. एज सिंपल एज दैट. जियो से और एमआई के मोबाइल फोन में जिस प्रकार से पब्लिक ने नोकिया एंड सैमसंग से शिफ्ट होके एमआई चाइनीज मोबाइल में, अच्छे ब्रांड में, ओप्पो में शिफ्ट हुए लोग, द रीजन इज, द बेसिक रीजन इज प्राइस कम था इसलिए उनकी डिमांड इंक्रीज हुई. डन. सो main criteria for deciding a demand is, one of the most important criteria is the price. Okay.
चलो, मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन एटलीस्ट चैप्टर के बारे में आपको आगे कि डिमांड एनालिसिस क्यों किया जाता है और कौन करता है और क्यों करना जरूरी है। कुछ भी चीज आप उठ के कभी भी कहीं से भी नहीं बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इन डिटेल डिमांड एनालिसिस करनी होगी। डिजायर तो आपकी बहुत सारी है, लेकिन पब्लिक देखते, आपके डिजायर जरूरी नहीं है कि वो सबकी डिजायर हो। डिजायर बहुत बार होती है, लेकिन कंपनीज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आज भी, कल से बंद कर दो पेट्रोल व्हीकल बनाना, सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं ना। डिजायर आपकी बहुत सारी है, लेकिन साथ में एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे भी चेक करती है। पर्टिकुलर प्राइस रेंज में कस्टमर कितना बाय कर पाएगा, क्या होगा, सब कुछ इन डिटेल देखती है। ओके, इवन गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देखती है। चाहे इवन आप किसके केस में देख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी व्हीकल के बारे में भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी देगी तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगी। सो अब मैं यहाँ पास आपको कुछ चैप्टर्स कुछ भी रैंडमली ऐसे नहीं दिए गए हैं, मैं आपको चैप्टर्स को रिलेट करने वाला हूं। दैट इज द सेकंड चैप्टर, दैट इज द यूटिलिटी एनालिसिस, थर्ड चैप्टर इज डिमांड एनालिसिस एंड फोर्थ चैप्टर इज सप्लाई एनालिसिस। The second chapter, utility. Utility is the base of demand. We have already heard something. It's nothing to do with that. I am not repeating that chapter, but I am just trying to explain you कि utility जो थी, किसी भी चीज की requirement, need को ही क्या बोलते हैं अपन? utility बोलते हैं। जैसे जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छा सूट करेगा। यूटिलिटी होना जरूरी है। जैसे अपन को वैक्सीन, एक प्रॉपर परफेक्ट वैक्सीन आज भी नहीं मैन्युफैक्चर हो पाई है कोविड के इतने टाइम बाद भी, बट एक वैक्सीन की, या कि अपन एकदम कोविड पैंडेमिक की जब स्टार्टिंग में थे तब भी आपको याद होगा कि वैक्सीन की रिक्वायरमेंट, नीड तो थी, यूटिलिटी थी। सिर्फ यूटिलिटी होने से डिमांड नहीं क्रिएट हो जाती। समझ में आ रहा है क्या? उस टाइम यूटिलिटी थी। मैं यूटिलिटी एंड डिमांड को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। यूटिलिटी इंडिपेंडेंट खुद में यूटिलिटी होने से डिमांड क्रिएट नहीं होती। डिमांड तब क्रिएट होगी जब आप उसके परफेक्शन के साथ उस प्रोडक्ट को अच्छे से डिमांड को उसकी यूटिलिटी को देखते हुए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाओगे। ओके, सो इंडिविजुअली यूटिलिटी में जनरेट्स अ डिजायर, आपकी रिक्वायरमेंट, यूटिलिटी में जनरेट्स अ नीड। यूटिलिटी ने नीड क्रिएट कर दिया, बट इट विल नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द डिमांड। वो डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करती। यूटिलिटी, हाँ एक चीज मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बट यूटिलिटी इज द बेस फॉर डिमांड। जब देखा पब्लिक कंपनीज ने देखा कि वैक्सीन की काफी ज्यादा यूटिलिटी है, मार्केट में नीड है, तब जाके उन्होंने मैन्युफैक्चर करना, अच्छा सभी कंपनीज एकदम पीछे लग गई कि हमको वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना है। कैन यू कोरिलेट दिस? ओके, सो यूटिलिटी क्या था? बेस था फॉर क्रिएटिंग डिमांड। इसी तरह वैक्सीन के साथ साथ अभी सेकंड ऑप्शन क्या है? सैनिटाइजर। इसके पहले किसी ने सैनिटाइजर देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, एक ऐसा वर्ड भी होता है सैनिटाइजर। हम थोड़ा रेलवे या की प्लेन में जब ट्रेवल करते थोड़ा बहुत, हाँ, फूड कंज्यूम करने से पहले सैनिटाइज करते थे हैंड, जो डिटॉल के स्मॉल बॉटल्स में आते थे। आज तक तो अब तो 5 लीटर 10 लीटर्स के गैलन्स में परचेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू द सिचुएशन। ओके, उसकी क्या क्रिएट हुई? नीड क्रिएट हुई, यूटिलिटी क्रिएट हुई। आफ्टर दैट द कंपनी रियलाइज कि इस सैनिटाइजर को किस रेट में, कितने क्वांटिटी में पब्लिक बाय करेगी, परचेस करेगी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द यूटिलिटी इज द बेस फॉर क्रिएटिंग एनी डिमांड। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यूटिलिटी इज द बेस। और यूटिलिटी किसी ने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो भी क्या है? यूटिलिटी क्या है? नीड है। यूटिलिटी क्या है? आपकी डिजायर किसी भी चीज की, आपको चाहिए वो चीज, उसको बोलते हैं अपन यूटिलिटी। यूटिलिटी इसलिए बेस है फॉर क्रिएटिंग डिमांड। जब देखती है कंपनी की यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट की है, तब जाके वो मैन्युफैक्चर करती है। आई एम रिपीटिंग 10 टाइम्स, दैट रीजन है कि पूरे चैप्टर में अंदर फिर यही है। तब उस वक्त आपको सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि क्यों ये बोला जा रहा है, क्यों ये बात की जा रही है। ओके, utility is the basis of demand. Utility may generate its desire for or need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate the demand for a particular commodity or product. वो यूटिलिटी खुद किसी की डिमांड नहीं क्रिएट कर सकती, उसके आगे पीछे बहुत सारे फैक्टर्स एडेड हैं। यदि 1 लाख की वैक्सीन रखी होती तो कोई परचेस करता क्या? प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्रिएट द डिमांड।
ओके, सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच क्रिएट्स डिमांड. यूटिलिटी होना बस जरूरी नहीं है. Utility independently cannot generate demand. Utility, but utility is the base to create demand. तो अब मैं दोनों में डिफरेंशिएट मल्टीपल टाइम्स बोल रहा हूं. तो बेस क्रिएट करना, बेस होने से ही एक ऑप्शन आएगा डिमांड का. डिमांड डायरेक्टली जनरेट नहीं हो सकता, उसकी पहले यूटिलिटी होनी चाहिए. ओके, सो यूटिलिटी बेस है किसी भी डिमांड को जनरेट करने के लिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि कंपल्सरी नहीं है, बेस है. ध्यान रखना, इसका काम आएगा आगे. तो अभी हमने पढ़ा यहां पास डिमांड मीन्स डिजायर. डिजायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग. अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर. आपकी चाहते इन जनरल. बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. अब आप समझ पाओगे, इसको बोला जाता है, एक वर्ड यहां पास मेंशन किया गया है. देखिए क्या है वो वर्ड, इफेक्टिव डिमांड. क्या वर्ड है, इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव डिमांड. यहां पास जो कंपनीज हैं वो क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, इफेक्टिव डिमांड. आपको डिजायर है एक बाइक की, बट आपके पास विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे नहीं है, तो उसको इंडस्ट्री डिमांड ट्रीट नहीं करती. इफेक्टिव डिमांड तभी ट्रीट करेगी जब आपके पास डिजायर भी हो, विलिंगनेस भी हो और एबिलिटी टू पे. जब ये तीनों होंगे तभी इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक्स उसको डिमांड ट्रीट करती है. ओके, एक when हमने द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस. एट अ गिवन प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. उन्होंने लिखा है एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस. उस पर्टिकुलर प्राइस. जब भी कोई भी डिमांड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, द मेन रोल ऑफ डिमांड इज डिपेंड, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन, नॉट ओनली ऑन यूटिलिटी, इट्स कंप्लीटली मेजरली डिपेंड अपॉन प्राइस ऑल्सो. Okay, price and utility both plays an important role. What are the features of demand? टू फीचर्स एक जनरल दिए हुए हैं, कभी भी कुछ छोटे क्वेश्चन में आ सकता है. डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. ये रिलेटिव है. इंडिविजुअली डिमांड कुछ नहीं करता, ये रिलेट करता ही है किसी ना किसी चीज से, या तो प्राइस से, या तो यूटिलिटी से, या तो इसके गवर्नमेंट की पॉलिसी से. हर चीज से ये इसको रिलेट करना पड़ता है. डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस. बोल रहा है कि इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर, जैसे वुलन क्लोथ की बात करते हैं, ये एक्सप्रेस करता है विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस. जैसे वुलन क्लोथ को आप समर सीजन में कोरिलेट करोगे तो पर्टिकुलर उस वुलन क्लोथ की प्राइस कम होगी एट दैट समर टाइम. ओके, बट विंटर के टाइम पे वही गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, टाइम चेंज होने से. तो इसलिए बोल रहा है टाइम और प्राइस का बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले होता है टू एक्सप्रेस डिमांड को जनरेट करने के लिए. चलो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द डिमांड शेड्यूल. क्या होता है डिमांड शेड्यूल. एक जन ने डिमांड जो किया उसको बोलते हैं अपन इंडिविजुअल डिमांड, और जो ओवरऑल पूरी पब्लिक इन द मार्केट डिमांड कर रही है उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड. तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब जब अपन ने किसी भी चीज को, जैसे जियो का देखा, जियो इसीलिए चला क्योंकि उसने प्राइस से मेन प्ले किया, क्वालिटी थी. यदि प्राइस बहुत ज्यादा रहती तो क्या पब्लिक उसको ट्राई करती, क्या वो इतना पॉपुलर हो पाता, नहीं. तो दिस इज द प्राइस प्लेज अ मेन रोल. मारुति के कार इतनी ज्यादा सेल होने का भी रीजन यही है क्योंकि उनकी प्राइस एज कंपेरेटिवली मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से काफी कम है. ओके, तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. डिमांड शेड्यूल नाम में लिखा है एक वो शेड्यूल है. शेड्यूल कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा. देखिए उसमें वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डिमांड और प्राइस का फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है. किसका, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड का. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. अब हम पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को देखने की कोशिश करते हैं. प्राइस रुपीज एंड डिमांड इन केजी दिया हुआ है. पर्टिकुलर कोई भी अपन ने अभी तक पढ़ाई की है कि किसी भी गुड्स का प्राइस जब क्या होगा, कम होगा, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी. जैसे इस पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस क्या है, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स एक्स है, उसकी प्राइस क्या है 10, तो डिमांड क्या है 1 kg. ओवर द पीरियड जैसे जैसे प्राइस कम होगी, जैसे जैसे प्राइस 8, 6, 4, 2 हो रही है, वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है. जब प्राइस क्या हो गई 2 रुपीज पर केजी हो गई, तब डिमांड कितनी हो गई 5 kg हो गई पर्टिकुलर गुड्स की. ओके, सो ये यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है. वंस अगेन उसने यही चीज एक्सप्लेन की है. तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ
तो यहां पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट है, डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, यहां पर इसका मेन रोल है। वन सिंगल कंज्यूमर ने जितना डिमांड किया उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं अपन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यूजिंग दैट डिमांड शेड्यूल, हम इसको चाहे तो हम इरेज भी कर सकते हैं। यूजिंग दैट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का हमारा जो ये चार्ट है, जो शेड्यूल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, जो भी बोलना बोलो, बट पर्टिकुलर प्राइस 10 में डिमांड क्या है, 1 है। आपको यहाँ पास मैंने यहाँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को देखा, यहाँ देखा प्राइस 10 में क्या होती है डिमांड, तो हम एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक वाई एक्सिस, क्या है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी रहेगा और वाई एक्सिस में हमारे क्या रहने वाले हैं, प्राइसेस। क्या मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, सो वाई एक्सिस में हमारे प्राइसेस हैं। ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है पर्टिकुलर प्राइस 10 में क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 1 केजी है। तो हमने यही चेक करते हुए क्या किया, ये मैं सब इरेज कर देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो प्राइस जब क्या थी, 10 थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 केजी। सो प्राइस कहाँ है, देखो ये लेफ्ट में आपकी क्या है, वाई एक्सिस में प्राइस है, तो प्राइस 10 में क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी आपकी, 1 केजी थी। जैसे ही प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई 8 केजी, तो उसमें डिमांड कितनी हुई, 8 रुपीज हुआ, तो डिमांड कितनी हो गई, 2 केजी। तो लाइक वाइज आप एक बार चेक करिए, 2, 8 में 2 हो गया, 6 में कितना हो गया केजी, कोई बताएगा मेरे को, 3 केजी। 4, जब 4 रुपीज प्राइस हो गई तो कितना डिमांड हो गया, 4 केजी। एंड जब 2 रुपीज हो गया तो डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई, 5 केजी। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आपने देखा ये बन गया आपका क्या, डिमांड कर्व। ये क्या है आपका, डी इज अ, ये डी क्या बन गया आपका, डिमांड कर्व, जो कि स्लोप्स कहां हो रहा था, लेफ्ट टू राइट, या कि अपन बोल सकते हैं स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसको बोला गया है साथ में इनवर्स रिलेशनशिप। बिकॉज यहां पर क्या हो रहा था, प्राइस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और डिमांड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। दोनों क्या है, अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, इसीलिए इसको बोला गया है क्या, इनवर्स रिलेशनशिप। एक वर्ड हमेशा याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। इस टॉपिक में आपकी जो डिमांड टॉपिक है उसमें क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। हाँ, मैं बता रहा था कोरिलेशन, यूटिलिटी हमारा बेस था, डिमांड हमारा क्या हुआ, यूटिलिटी को बेस रखते हुए डिमांड जनरेट हो गया। और हम नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें अपन सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई जब मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री ने सप्लाई कब किया जाएगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये लिंक है तीनों चैप्टर का थोड़ा सा। ओके, सो दिस वे आपका क्या बनने वाला है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेगुलरली एग्जाम में आता रहता है कम मार्क्स में, क्योंकि बहुत ही इजी है। जैसे ही यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है डिमांड बाय अ कंज्यूमर, इसी तरह क्या दिया गया है मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर। यहां पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को क्या बोला जाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो पर्टिकुलर गुड्स को परचेस करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर, पर्टिकुलर कोई भी कमोडिटी है उसको डिमांड करा जाएगा ऑल द कंज्यूमर के द्वारा, वही उसी को अपन बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसका थोड़ा एक देखते हैं। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, क्या होते हैं,
कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर का नाम क्या है? ए बी एंड सी। कंज्यूमर का नाम क्या है? ए बी एंड सी। प्राइस दिया हुआ है उसी की तरह, पहले की तरह 10 रुपीज। बट उस वक्त कंज्यूमर ए ने देखा 10 रुपीज एक्सपेंसिव है, तो उसने सिर्फ 5 kg परचेस किया। बी ने बोला 10 रुपीज है तो क्या हुआ, अपने को जरूरत है, अपन इस रेट में अपन कितना केजी परचेस कर रहा है? वो 10 kg। इसी तरह सी बोलता है मेरे को 15 kg करना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स रहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल कांदा, एक पीरियड था जब 100 एंड 200 रुपीज केजी भी पहुंच गया था। जो रिच क्लास पीपल है उसको फर्क नहीं पड़ता है। अंबानी जी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होगा कि बोला कि 200 या 2000 रुपीज केजी हो जाए, मेरे को खाना है तो खाएंगे वो। ओके, सो यहाँ पर समझ लो सी में अंबानी जी हैं और ए में मैं हूँ। ओके, आप लोग को फर्क पड़ता है। ओके, बी में आप लोग हो। तो 10 रुपीज में एक कंज्यूमर पर्टिकुलर, मैंने बोला मैं तो 5 kg खरीदूंगा, लेकिन आप लोग ने बोला नहीं तो हम तो 10 kg खरीद सकते हो। अंबानी जी बोल रहे हैं अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो 15 kg खरीदेंगे। ओके, सो टोटल इन तीनों का, जो तीनों कंज्यूमर है ए बी सी का, जब टोटल क्या है, इसी तरह जितने भी कंज्यूमर होगा सबका टोटल करेंगे, उससे क्या निकल के आएगा? आपका मार्केट डिमांड। मार्केट में एट अ प्राइस रुपीज 10, मार्केट में कितनी डिमांड थी? 30 kg या 30 क्वांटिटी की डिमांड थी। डिड यू गेट दिस पॉइंट? जब प्राइस क्या हो जाएगा? 8 रुपीज हो जाएगा, तो एक कंज्यूमर क्या बोल रहा है? मैं अभी 10 kg परचेस करूंगा। बी बोलता है मैं 15 kg, और सी बोलता है 20 kg। अब पर्टिकुलर एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8 कितना डिमांड होगा टोटल? 45 kg का। कितना डिमांड हुआ? 45 kg का। इसको बोलेंगे क्या? मार्केट डिमांड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8। मार्केट डिमांड इज 45। एट द प्राइस ऑफ रुपीज 6 मार्केट डिमांड इज 60। जैसे जैसे प्राइस 2 आया तो मार्केट डिमांड कितना हो गया? 90। इस केस में हमारे दो ही फैक्टर्स हमारे काम आने वाले हैं। एक होगा आपका रुपीस वाला, एंड दूसरा है टोटल मार्केट डिमांड का। दैट इज प्राइस एंड टोटल मार्केट डिमांड इज गोइंग टू बी यूज इन द अबव ग्राफ. So again I am erasing each and everything. Okay. एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 10 हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा डेफिनेटली एक्स एक्सिस हमारा क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस हमारा प्राइस है। देखो इसकी आप यूज टू एकदम डाल लो, ये एल शेप में बनता ही रहेगा हमेशा, और ये ग्राफ आपको पूरे इकोनॉमिक्स में लगने ही वाले हैं। सो एक्स एक्सिस आपका क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा और वाई एक्सिस आपकी प्राइस रहेंगी। ओके, सो एक्स एक्सिस में आपने क्वांटिटी डिमांडेड लिख दिया। अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करते हैं हम? मार्केट डिमांड का देखा 30, 45, 60, 75, 90 था, तो अकॉर्डिंगली हमने 20, 40, 60, 80 एंड 100 एक अजम्पशन के साथ लिख दिया कि इसमें 30 भी कवर हो जाए और 90 भी कवर हो जाए। प्राइस देखा हमने 2468 है, तो हमने उसकी अकॉर्डिंगली 2468, या कि ऐसा देखेंगे प्राइस हम डिजाइन करते वक्त कि ये 2 और 10 दोनों कवर हो जाए। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 10 टोटल मार्केट डिमांड कितना था? 30। आ जाओ पहले मार्क करने में हेल्प करवाओ मेरे को। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 10 कितना था बताओ कोई? 30। यहां पर मार्क कर दो, राइट। इसको और बड़ा कर लेते हैं। डन। सो एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8 व्हाट इज द डिमांड? 45। एट द प्राइस ऑफ रुपीज 8 डिमांड इज व्हाट? 45। सो कुछ यहां पास कर लेते हैं। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 6 डिमांड कितनी है? 60। तो इसको कुछ यहां पास कर लेते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरा ग्राफ को। आप लोग अच्छे से, आपको बराबर से आपको ड्रॉ करना है, बस स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 4 कितना डिमांड है? 75। तो 60, 70 यहाँ आएगा, तो 75 कुछ यहीं पास आना चाहिए, 475। सो यहाँ कहीं पास कर दे। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे हम। नेक्स्ट है एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2 व्हाट इज द डिमांड? इज 90। सो 90 समथिंग कहाँ आएगा? यहाँ पास आएगा। आप बहुत ज़्यादा स्मार्टली भी वर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस प्रकार से कुछ करिए, समझ लीजिएगा वही है। और मैं इसको अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, काम करता हूँ, मैं ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूँ।
आ गया। ये देखो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, अल्टीमेटली दोनों में क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और दूसरा कौन सा है, मार्केट डिमांड शेड्यूल है। ओके, इट इज विजिबल टू यू ऑल। सो अल्टीमेटली इसमें भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोप रहेगा और इसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा और कुछ भी नहीं है। ऐसे डन। सो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें कोई कंफ्यूजन का कुछ चांस ही नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा है डिमांड, डिमांड एनालिसिस, डिमांड कैसे क्रिएट होता है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। एबिलिटी टू पे को परचेसिंग पावर भी बोलते हैं, एबिलिटी टू पे को परचेसिंग पावर भी बोलते हैं। ओके, फिर हमने देखा डेफिनेशन में देखा था, डिमांड मींस डिजायर, डिजायर मींस अ अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर। इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज मींस अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मतलब डिमांड क्या है, डिजायर ही है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, बट इट इज इन इकोनॉमिक्स इट इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। बेनहम ने एक छोटी सी डिफिनेशन दी है, फीचर्स में बोला है, रिलेटिव कंसेप्ट है एंड रेफरेंस किसका, टाइम एंड प्राइस का है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान रखना ये फालतू से एक कंटेंट लिखने का है, अपन को बढ़ाने के आंसर, तो इसलिए बोला है डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कमोडिटी बोला है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी या टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर ऑफ अ गिवन एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो आखिरी का कॉमन कंटेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, मतलब वो सिंगल कंज्यूमर का जो क्वांटिटी डिमांड करेगा उसी को अपन बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सेकंड क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस, उसको बोलेंगे अपन क्या, मार्केट डिमांड शेड्यूल। उन दोनों का शेड्यूल बनाने का, इस तरह का छोटा सा एक ग्राफ बनाने का और मार्क्स अर्न कर लेने के। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। वन इज द टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सेकंड इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पास मैंने बार बार टाइप्स ऑफ डिमांड नहीं लिखा है, आप देख पा रहे हो ना, आपकी बुक में लिखा रहेगा टाइप्स ऑफ डिमांड, बट मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पास हेडिंग डिमांड की बनाई हुई है, ये डिमांड की ही हेडिंग है। समझ पा रहे हो, डिमांड के अंदर डिमांड शेड्यूल है, मैं यहाँ से शेड्यूल भी लिख सकता था लेकिन डिमांड शेड्यूल लिखा हुआ है। उसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन किसका, डिमांड का है, डिफिनीशन डिमांड की है, फीचर्स डिमांड के हैं। इसी तरह यहाँ पास फीचर्स, हाँ, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड बदल जाता है। सर आपने बताया, अब भी बहुत देर से चीख चिल्ला रहे हो कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। सर एकदम परफेक्ट, बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो ड्यू टू व्हिच डिमांड विल चेंज। द फर्स्ट थिंग इज लेवल ऑफ टैक्सेशन या गवर्नमेंट पॉलिसी। या गवर्नमेंट ने कोई इंपोर्टेड गुड्स है चाइना से या कि यूएस से, उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया है, 100% टैक्स लगा दिया है। वो गुड्स क्या हो जाएगा, जैसे आईफोन आपने भी सुना है कि दुबई या कि ब्रॉड्स में काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं, वहाँ काफ़ी लोग मंगाते भी हैं बिकॉज वहाँ का टैक्स कम है और इंडिया ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया ताकि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो, या इस टाइप की कुछ पॉलिसी रहती है। सो टैक्सेशन क्या रहेगा, टैक्सेशन पॉलिसी यदि बहुत ही हार्श या कि बहुत ज़्यादा टैक्स रहेगा तो क्या होगा, डिमांड, प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगा। तो दिस इज द वन ऑफ द बेसिक, मैं अभी पहले ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार एक, कुछ आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पास देखो और समझने की हेडिंग से कोशिश करो। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, जैसे ही आपको लग रहा है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, व्हाट यू विल डू। ऐसा लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन होगा या कोविड आएगा, उस वक्त बहुत सारे ग्रोसरी गुड्स की क्या होंगे, प्राइस होर्डिंग करना लोग चालू करेंगे और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अभी से आप टाइम से पहले ही आप क्या करते हो, उसको परचेस करके रख लेते हो। बिकॉज वॉट एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में शायद इंक्रीज होगा, उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली करंट सिचुएशन में डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
ऊपर वाले केस में क्या था, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन पॉलिसीज थे बहुत हार्श लगाया था, इसलिए डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। यदि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, जैसे ईवी की डिमांड क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज द रीजन, ईवी मैं जब बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी के कारण डिमांड में इंपैक्ट होता है। जैसे ही दिवाली के सीजन में, दिवाली के पीरियड में जब दिवाली आने वाली रहती है, उसके पहले ही ग्रोसरी या शुगर के रेट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, बिकॉज उस पीरियड में डिमांड शुगर की क्या होती है, बहुत ज्यादा रहती है। ओके तो एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी, इसलिए आपके पेरेंट्स भी क्या करते हैं, टाइम से पहले परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट हैबिट एंड फैशन के कारण भी डिमांड में, पहले आपको टेस्ट था, पर्टिकुलर कोई आपको गुड्स पसंद थे, जैसे बोनविटा ले लो, मेरा पर्सनल एग्जांपल ले लो, बोनविटा का एक पर्टिकुलर टाइम में टेस्ट बहुत अच्छा हुआ करता था, ओवर द पीरियड उसका चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, डिमांड उसकी कम भी हो रही है या हो गई है। बाकी अदर प्रोडक्ट्स भी इंटर कर गए मार्केट में टाइम से, नहीं तो वहां इंडिपेंडेंटली कौन प्ले कर रहा था, बोनविटा। दूसरा देखते हैं टेस्ट हैबिट एंड फैशन के ओवरऑल, अपन बात करें हैबिट के बारे में, किसी भी चीज की आपकी हैबिट थी और वो आपकी, जैसे आपकी स्मोकिंग की हैबिट, कुछ अच्छे गुड्स, अच्छी चीज की आपकी पिज्जा खाने की एक हैबिट थी, बाबा रामदेव ने बोला कि ये ब्रेड पाव खा के आपकी हेल्थ खराब होगी, या कोल्ड ड्रिंक पीने से, या कि आपकी वो टेस्ट या हैबिट था कुछ इस टाइप का, और बाबा रामदेव ने कुछ बोल दिया, आपके दिल को लग गया और आपने वो बंद कर दिया। तो टेस्ट हैबिट के चेंज होने से भी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज एंड इंक्रीज हो जाती है। बाबा रामदेव ने बोला हमारी मैगी खाओ, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी मैगी है, प्योर आटा से बनी है, और उसकी सडनली डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टेस्ट या हैबिट या उसकी टेस्टी भी लगने लगी आपको, तो इसलिए क्या हो रहा है, टेस्ट हैबिट के भी चेंज होने से डिमांड में इंपैक्ट होता है। प्राइस इंडिविजुअली अलोन डिमांड को चेंज नहीं करती, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। फैशन, जैसे ओवर द पीरियड फैशन चेंज होता है, वैसे ही डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे समर टाइम में टी शर्ट का टाइम, टी शर्ट की डिमांड ज्यादा होगी एंड शॉर्ट क्लोथ्स की, बट जैसे ही विंटर सीजन आएगा उस वक्त किस चीज़ की डिमांड चालू हो जाएगी, फुल क्लोथ्स या वुलन क्लोथ्स की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह रेनी सीजन में फैशन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, फैशन चेंज ही इसको बोलेंगे, सीजन चेंज भी बोल सकते हो आप, या कि फैशन के भी चेंज होने से, कि एक टाइम रहा कि जीन्स पहले एकदम टाइट फिट पहनते थे, फिर लूज पहनने लगे, तो डिपेंड अपॉन द अलग अलग टाइप के फैशन आते हैं, अकॉर्डिंगली डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यदि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा ही होगी। चाहे जैसे घर में हम दो, हमारे दो की जगह हम दो हमारे 10 हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी ले आए, जब घर में 10 रहेंगे तो बचपन से ही सभी गुड्स की, चाहे वो डायपर हो बच्चों का, चाहे वो उनके बच्चों के कपड़े हों, चाहे बहुत सारे और भी टॉयज वगैरह रहते हैं उनको खिलाने के लिए, डॉक्टर, हर चीज़ की डिमांड क्या होने लगेगी, इंक्रीज हो जाएगी। यदि पॉपुलेशन में गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली है हम दो हमारे एक, तो सडनली क्या हो जाएगी, डिमांड हर गुड्स की क्या होने लगेगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिमांड ऑल्सो वेरी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इनकम। ओ माय गॉड, इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो आप कुछ भी गुड्स को, चलो ये भी ले लो वो भी ले लो, दोनों पसंद है कपड़े तुमको, दोनों ले लो। नहीं तो जब पैसे की जो कंस्ट्रेंट रहेगा या कि कम इनकम रहेगी, वो क्या करेंगे, दोनों पसंद है तो पेरेंट्स आपके बोलेंगे जो अच्छा पसंद है एक ले लो इसमें से। और इनकम आप पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रहेगी, बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, जो पसंद है बेटा, दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों ले लो। व्हाट इज दिस, इनकम के कारण क्या होते हैं, डिमांड में इंपैक्ट होता है। तो जैसे ही पर्टिकुलर पर्सन की भी आप इनकम के बारे में सोचेंगे, जैसे आपकी पॉकेट मनी भी है, तो जैसे ही आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर जो भी आप गुड्स कंज्यूम करते हो उसकी डिमांड, कंजम्पशन, जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पिज्जा या कि कप केक या कि कुछ आपको पेस्ट्री पसंद है, जैसे ही आपकी पॉकेट मनी पहले थी 500 रुपीज, तो आप मंथ में सिर्फ 5 टाइम्स ही उसको कंज्यूम करते थे। जैसे ही आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो गई 1000, तो आप क्या करोगे, 7 8 9 10 टाइम्स आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। तो इनकम इंपैक्ट्स टू दी डिमांड डायरेक्टली। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स में कोई भी कंफ्यूजन मेरे स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक गुड्स दूसरे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस देखो, रियल लाइफ में मेरे को कंपेयर मत करना भाई, पेट्रोल प्राइस यदि ज्यादा इंक्रीज होगी तो पेट्रोल गुड्स प्राइस इंक्रीज होगी, तो पेट्रोल की जो व्हीकल होंगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। या दूसरी चीज, तो एक गुड्स दूसरे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर के प्राइस सडनली ड्रॉप कर दिए, तो लोगों ने बहुत ज्यादा क्या करने चालू कर दिए,
टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर परचेस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बताओ प्राइस किसकी डिक्रीज हुई है, फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर की, व्हीकल की रिड्यूस हुई है, उसका डिमांड इंक्रीज हो गया। व्हीकल का डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या वो व्हीकल पानी से चलेगा, हवा से चलेगा, किससे चलेगा? वो अल्टीमेटली पेट्रोल एंड फ्यूल से ही चलने वाला है। तो ऑटोमेटिकली एक गुड्स की प्राइस को डिक्रीज करने से, प्राइस के फ्यूल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस कम नहीं हुए ना ज्यादा हुए, वो एक ही जगह था, तब भी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे गुड्स के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड्स के डिमांड में भी इंपैक्ट होता है। मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स बता दिया ना, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री में बताऊंगा, सॉरी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूँ, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक गुड्स दूसरे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे ही व्हीकल की प्राइस क्या हुई, कम हुई, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, पेट्रोल की भी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोलेंगे एक गुड्स ने दूसरे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट किया। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में सिर्फ आप याद रखो टी एंड कॉफी। ओके, सडनली ऐसे समझो कि टी का प्राइस कल से 50 रुपीज कप हो जाए नॉर्मल टपरी में। ओके, टी के बाग में आग लग गई, समझ लो बारिश ज्यादा हो गई, खराब हो गए, सडनली टी के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा बताओ? टी के प्राइस इंक्रीज होने से कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी को ही सब्स्टिट्यूट करोगे, सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो प्राइस किसका इंक्रीज हुआ है, टी का, और डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है, कॉफी की। तो दिस इज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसी तरह कोक एंड पेप्सी को आप सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो। कोक में कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, समझ लो कि 40 रुपीज में मिल रहा है, और कल से पेप्सी सेल करना चालू कर दे 30 या 25 रुपीज का वही सेम बॉटल 500 600 700 ml का, तो सडनली क्या होगा, दूसरे की प्राइस की, या कि कल से कोक ने 50 रुपीज में वही गुड्स को कर दिया, तो प्राइस किसका इंक्रीज हुआ है, कोका कोला का, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है, पेप्सी की। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के चेंज होने से भी डिमांड चेंज होता है, एंड अकेले प्राइस देवता जो हैं उन्हीं के चेंज होने से डिमांड में चेंज आ जाता है, किसी भी चीज की हो। ओके, जो भी आपको, जैसे गारमेंट का आपको भरोसा नहीं है, तो जिस प्रकार से कोरोना हो या ना हो, यदि अभी सेल लग जाए 70% सेल इन डी मार्ट, सॉरी डी मार्ट बोल रहा हूँ, ब्रांड फैक्ट्री या कि सेंट्रल मॉल, तो पूरी पब्लिक लाइन में लगी रहेगी और वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो व्हाट इज दिस, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में तो चेंज आता ही है। अभी लग रहा है, देखो नेक्स्ट बर्थडे, एक ये बर्थडे आ रहा है, और नेक्स्ट बर्थडे के लिए भी आप अभी से क्लोथ वो परचेस करके रख लोगे। व्हाट इज दैट, प्राइस का डिक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। एडवर्टीजमेंट करने से, फेयर एंड लवली जो भी गुड्स का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, एडवर्टीजमेंट करते ही क्यों है, दिखाने के लिए कि हम हैं मार्केट में। क्यों करते हैं, उस पर्टिकुलर की गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए मार्केट में, ताकि लोग परचेस करें जब उनको रिक्वायरमेंट लगे। जब लगे आप गोवा जाके थोड़े काले हो गए हो, तो आपको ध्यान आए फेयर एंड लवली ने बोला था कि यदि आप सन क्रीम है, काले हो जाओ तो सन क्रीम लगा लेने का, एंड ऑल जो भी आपको कंसेप्ट होता है, व्हाट इज दैट, एडवर्टीजमेंट से भी आपके डिमांड में इंपैक्ट होता है। अदर फैक्टर्स के अंदर आपके क्लाइमेट कंडीशंस आ जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज या कि फेस्टिवल्स के बारे में बोला गया है। दिवाली के टाइम पे आपके क्रैकर्स वगैरह की डिमांड होती है, आप अभी क्रैकर्स बस्ट करोगे क्या, नहीं। आप मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आप कभी करते हो क्या क्रैकर्स बस्ट, नहीं। व्हाट इज द रीजन, मेजर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली क्रैकर्स हो गया, दिया हो गई, जो भी और भी बात कर रहे हो, दिवाली के फेस्टिवल है, आकाशगंधी एंड ऑल जो भी चीजें हैं, तो ड्यू टू द फेस्टिवल ऑल्सो डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज, ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशन ऑल्सो क्या होता है। अब यहीं तक हम इसको देखते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है एक। ओके, इसमें अंदर अदर फैक्टर्स के अंदर क्लाइमेट कंडीशन आता है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी लिख दिया है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जिसको अंदर क्या आता है आपका, फेस्टिवल्स वगैरह आ जाते हैं। और नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बोल रहे हैं, इट इज अ कमोडिटी ऑफ अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, देन द डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग प्राइस। बोलता है ऐसी चीज है, अब देखो मोदी जी ने बोला कि यदि 1000 रुपीज वैक्सीन के लिए देना है तो भी आप दोगे, द रीजन बिहाइंड द सेम नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। किस टाइप का सैनिटाइजर अभी कितने का भी आता, तो अब आप जान बचाने के लिए मास्क की जो बात कर रहे हैं,
फेस मास्क अपन तो यूज करेंगे कोविड की सिचुएशन में। ओके, सो कुछ नेचर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उसके कारण भी डिमांड में इंपैक्ट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। तो प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच डिटरमाइंस व्हाट डिमांड। अब ये बात आती है सर इसको याद कैसे करना है, सर इसको याद कैसे करना है। मैं आज आपको और 2 आंसर याद करवा के ही छोड़ूंगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। पहले अपन टाइप्स ऑफ डिमांड जल्दी से बता दो। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। क्या है? डायरेक्ट, मैं जल्दी से बता भी देता हूं। डायरेक्ट डिमांड, जो भी आप ये परचेस कर रहे हो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। आपको आपको ये लेक्चर की रिक्वायरमेंट थी, इसको बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। लेकिन इस लेक्चर, इनडायरेक्ट डिमांड किसको बोलेंगे? ये लेक्चर को क्रिएट करने के लिए जितने भी लैपटॉप, बुक्स, पेन, कपड़े, हेडफोन, कैमरा जो भी लगा, इनको बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। किसी भी चीज को, किसी भी चीज का अपन डायरेक्ट डिमांड देख सकते हैं। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये क्या है आपका? आपके लिए डायरेक्ट डिमांड है, बट इस कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी पीछे मैन पावर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, प्लास्टिक, ग्रैनुअल्स, रबर, अंदर की इक्विपमेंट, जो भी चीज लगी उन सबको अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डिमांड। आपको कैलकुलेट फास्ट से करना था, इसलिए उसको जनरेट करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन को पर्पस को सर्व करने के लिए जितनी भी चीजें पीछे जनरेट हुई उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है। ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड जैसे एक चाय बनानी है, चाय बनानी है, टी इज द वन डिमांड, बट उसके साथ साथ में क्या क्या चिपक के आ गया? आपका गैस स्टोव आ गया, गैस सिलेंडर आ गया आपका, फिर उसके ऊपर जो भी आपने पतीला रखा उसमें पानी डाला, टी डाला, फिर शुगर डाला, फिर आपने जिंजर किया, जो भी चीजें आपने, मिल्क, मिल्क तो भूल ही गए। हाँ, तो जो भी चीजें डाली, दैट इज व्हाट ज्वाइंट डिमांड क्रिएट करता है। आपको चाहिए क्या था? टी, लेकिन उसके साथ जो अटैच हो गया है उसको क्या बोलते हैं अपन? ज्वाइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब एक साथ 3-4 चीजों का, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूब, एसी, फैन, कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल फोन, दुनिया भर की चीजें एक साथ आप चला रहे हो, आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट, वाईफाई, सब कुछ, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, जब एक डिमांड दूसरी डिमांड से लड़ाई करता रहता है उसको बोलते हैं अपन कॉम्पिटिटिव डिमांड। एक डिमांड दूसरे को, कौन सा है? टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, दीस आर व्हाट कॉल्ड एज जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर इट मे बी, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या है टाइप्स ऑफ डिमांड? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट। मैंने पूरा पढ़ा नहीं दिया, इसके अंदर के पूरे कंटेंट को भर भर के लिखने का है, कुछ ऐसे। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, उस समय आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। बट राइट नाउ व्हाट वी हैव टू रिटेन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? जल्दी से बोल दो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है? टेट पिक्स पाउना, टेट पिक्स पाउना क्या है? मेमोरी टेक्निक, जल्दी से बोल दो। टेट, 1-2 लेक्चर में सब याद हो जाएगा, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा सब याद रहेगा आपको। टेट पिक्स पाउना, मैं बोलता हूं, देखते हैं। टी इज अ टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में बोला है। ई इज द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। टी इज द टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। पी इज द पॉपुलेशन। आई इज द इनकम। सी इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एस इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। पी इज द प्राइस। ए इज द एडवर्टीजमेंट। ओ इज द अदर फैक्टर एंड एन इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। टी इज अ टैक्सेशन पॉलिसी या टैक्सेशन। E is the expectations about future price. T is the taste, habit and fashion. P is the population. I is the income. C is the complementary goods. S is the substitute goods. P is the population. A is the advertisement. O is the other factor and N is the nature of product. Tet pick pauna. Tet pick pauna. Tet picks pauna. What are the determinants or factors affecting demand? ऐसे कौन से factors है जो demand को affect करते हैं? Tet picks pauna. T is a taxation policy. E is a expectation for future price. T is a taste, habit and fashion. P is a population. I income. C complementary goods. S substitute goods. P is the price. A advertisement. O other factors. And last N is the nature of product. What are the types of demand? Direct, indirect, joint, composite, competitive. Direct, indirect, joint, composite, competitive. बोलोगे नहीं, जाओगे। बनो घर में पागल, ज्यादा दिन आपको ये रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये चार्ट ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि एक चार्ट आपके मैंने भले 1 आवर अप्रोक्सीमेटली लिया, बट ये आपका
कंप्लीट हो चुका है। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट अ वन चार्ट। इसके अंदर का आप कंटेंट एटलीस्ट ब्रॉडर टर्म्स में लिख के अंदर तो आप एक्सपर्ट हो अंदर लिखने में। स्टिल आई विल टेल यू कि लिखते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। So this is the demand analysis, demand, desire, ability to pay plus willingness to pay। उसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। डिजायर क्या है, पैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, डेफिनेशन थी। उसके बाद फीचर्स था, रिलेटिव कंसेप्ट था, टाइम एंड प्राइस से रेफरेंस था। डिमांड शेड्यूल को प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में डिमांड बाय अ कंज्यूमर, मार्केट डिमांड शेड्यूल में डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर। उसके बाद दोनों शेड्यूल बने थे, उसके ग्राफ बना दिए थे हमने। डिटरमिनेंट्स पढ़ा। डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स जिसको बोला जाता है, फैक्टर्स के अंदर टेट फिक्स पाव ना था। टेट फिक्स पाव में क्या था, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, प्राइस, पॉपुलेशन, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट पॉपुलेशन, या कि उसको प्राइस बोल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, अदर फैक्टर्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। So that's it for today. See you all tomorrow in the next lecture. Take care. Bye bye.